तो स्वागत है आपका ज्ञापन ट्रेंड्स एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार बीएड के जीके जीएस के क्लास में। मैंने कहा था कि मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा, यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में। ये होता क्या है, कैसे होता है, ये सभ्यता है क्या सर, और ये सर मैं पढ़ूं क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहा है। वेद के बारे में जानते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये वैदिक सभ्यता के कारण ही वेद 4 निर्माण हुए, लेकिन शुरू में वेद 4 गो नहीं था, वेद 3 गो था। नया वेद कौन सा जोड़ा, कब जोड़ा, ये जानना जरूरी है। और एक और बात, ये जो आज दुनिया चल रहा है ना, इसमें भारत में जो लोग जात धर्म वगैरह बांट के रखे हैं कि तू छोटका जात बड़का जात, ये वेद का दिया हुआ ही है। सच बता रहे हैं। अब कहिएगा सर ये वेद दिया किसने, ये वैदिक सभ्यता शुरू किसने किया? तो अपन देश के लोग शुरू न किए, वही लोग शुरू किए जो भारत का विनाश करवाए थे। वही जहां से बाबर का खानदान आया था, वहीं से आए कुछ लोग और आ करके वेद वगैरह का निर्माण करके यहाँ से चले गए, या फिर बर्बाद हो गए, या फिर कुछ लोग हैं भी। तो उसी चीज के बारे में जानना है। लेकिन हम कहेंगे ये वीडियो लाइव नहीं है, प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि लाइव की तरह दिखेगा, बस मैं आपके कमेंट बस देखते रहूंगा कि कौन, हम देख रहे हैं कि आज जानते हो क्या देखना है कि कौन कमेंटवा कर रहा है, कौन कमेंटवा में बतिया रहा है ना, वही देखना है। कौन कौन से बता रहे बेबी तुम कैसी हो, छोड़ो ना वेद मत पढ़ो, चलो फैमिली प्लानिंग करते हो। कुछ अगर किया खुदा की कसम, समझ रहे हो ना, निपटा देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद। वेद आखिरकार शुरू हुआ कैसे? तो वेद कब से कब तक? मैंने शुरू में क्या पढ़ा है बाबू? मैंने शुरू में एक चीज पढ़ ली है, कहिएगा का? शुरू में आपको हम पढ़ाए थे पाषाण काल। शुरू में जब इतिहास की शुरुआत हुई तब पत्थर का जमाना था, आदि मानव इंसान था, है ना। पाषाण काल पढ़ ली, तो थोड़ा जब पढ़ा लिखा हुआ उसके बाद मैंने पढ़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग खत्म कर लिए, तो उससे भी आधुनिक आ गया यहाँ पे कौन, यहाँ पे वैदिक काल, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ लिए थे, उसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, कौन कौन कहाँ मिला, काली बीबी चूड़ी मांगे, ढेर सारा ट्रिक हम लोग पढ़ लिए, है कि नहीं। लोथल बनवाली सब कहाँ मिला। उसके बाद से सिंधु घाटी पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। इससे पढ़ने से फायदा क्या है बाबू? इसी सभ्यता के कारण दुनिया आगे भी बढ़ा था। अब कहिएगा मतलब इसी के कारण भारत का आप कह रहे हैं विनाश भी हुआ था, हो भी रहा है। जात होती यही लाया, जात धर्म जितना है इन्हीं लोग के देने आगे बढ़ा, क्योंकि इसी में लोहा की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी बाबू? लोहा की खोज हुई थी। और लोहा की खोज होने के कारण बाबू पता है दुनिया आगे बढ़ा। ये कैसे? लोहा की खोज से। लोहा बड़ी मजबूत धातु है, जो लोहा होता है ना एफी, बड़ी मजबूत। जब ये खोज हो गया तो इससे भारी भारी मशीन बना, बिल्डिंग बनने लगा, जिससे धीरे धीरे विकास होने लगा। आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। मान लो लोहा की खोज हुई, तब घर से थोड़ा दूर हट के लोगों ने मशीन खोल दिया ना, मशीन वशीन कुछ डाल दिया, धीरे धीरे लोग वहां पे जा करके बसने लगे, हर चीज वहां होने लगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा एक दो आदमी गए, बने थोड़ा जनता गई, तो उसे जन कहते हैं, है ना। जब एकाएक बहुत सारा लोग पहुंच गया, पूरा बस उस गए, तो जन बहुत सारा हो गया तो जनपद, और ढेर सारा लोग हो जाएगा तो महाजनपद। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। लेकिन वैदिक काल में जो लोग आए भारत में और भारत को बिगाड़ के गए, वो कहाँ से आए थे? तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि वैदिक काल कब से कब तक शुरू हुआ था। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक ये रहा है। और वैदिक काल कब से कब तक? 1500 बीसी मैंने ईसा पूर्व होता है, और 600 बीसी यानी 600 बीसी तक हुआ है। अब कहेगा बीसी क्या होता है, तो मैं बता दूं। अभी क्या चल रहा है, कौन सा सन? तो कहेगा अभी 2000, मान लो अभी 25 में देख रहे हो तो 25 चल रहा है। इससे पहले क्या होगा? 2024। इससे पहले क्या होगा? 2023। कबो ना कबो ये जीरो होगा कि नहीं? तो कहेगा हाँ सही बात है, जीरो होगा। पीछे आएंगे तो अब जीरो के पीछे क्या होगा? ठीक है, हाँ सर जीरो के पीछे भी तो समय होगा ना। तो बाबू मेरे जीरो के पीछे अभी एक, ऐसे 1 2 3 4, ये माइनस में चला गया। तो आप सुनिएगा, अब ये जो जीरो साल हुआ, ये अंग्रेज बना के गए थे। अंग्रेजों का कहना था कि जो ये जीरो साल है ना, ये जीरो साल जीरो मान लिया गया, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और यहीं से कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसे डेट उट बना। लेकिन इसे कहते हैं ईसा मसीह, ईसा पूर्व। इधर वाले समय को ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। हाई जीरो ईस्वी में किसका जन्म मान लिया गया? ईसा मसीह का जन्म मान लो जीरो।
भाई वो उसको उनको गॉड माना जाता था। तो बोला कि यही जैसे कैलेंडर बना देते हैं डेट, एक पहले बोल दीजिएगा ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 3 साल पहले, ऐसे करेंगे तो उसको बोल दिए हम लोग ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के पहले। तो आप थोड़ा देर के लिए सोच के हमें बताइए कि इस तरह करते करते कभी ना कभी 4, 5, 6, तो उसी तरह कभी ना कभी 1500 होगा उन्हें, 1500 के बाद आगे 1600, माने ईसा मसीह के जन्म के 16 साल पहले। तो उसी तरह 1500 साल में ईसा पूर्व में आर्य आए, और कब तक यहाँ पे 600 साल, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले तक रहे थे। तो यही बात है, आए थे यहाँ पे, रहे थे यहाँ पे, इसी को कहते हैं वैदिक काल। यही वैदिक पीरियड बोला जाता है बाबू, क्या बोला जाता है? वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल को 2 हिस्सा में तोड़ दिया गया। एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक, और एक को बोलते हैं जब कोई समय खत्म होता है तो उसे उत्तर कहते हैं, उत्तर, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये बातें याद रखिएगा। अब देखो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक चला है ये वाला, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला। आज आपको समझ में आया होगा कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ठीक है, ईसा मसीह के बाद वाला तो कहोगे ईसा मसीह के बाद हम लोग 2025 का मतलब क्या? ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ है 2025 साल हो चुका है अभी तक, है ना। ये बातें याद रखना है, ये आपको समझ में आए कहेगा। हाँ, अब बात आता है कि आर्य सर आए कहाँ से? अपना तो भारत सही सलामत होगा, तो ये आर्य कहाँ से आए थे? मैं बार बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैं वीडियो ये बना चुका हूँ, कट गया था, बकलोल फंसा देता है कबो कबो। हम क्या कहेंगे, आप कमेंटवा करते रहिएगा। बताइए वैदिक पीरियड कब से कब तक? तो 1500 साल, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, और कब तक बाबू? 600 तक। अभी भी जीरो नहीं आया, 600 ईसा पूर्व ही है, अभी जन्म के 600 साल पहले तक है, वहां तक वैदिक पीरियड है। अब ये आर्य जो आए, अब देखिए जो वैदिक काल की शुरुआत की ना, उन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। वो कहते थे, जानते हो का, इस पूरे दुनिया में सबसे महान हम हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आर्य बन जाता है, आर्य को अपना लेता है, तो वो महान, अदरवाइज वो क्षुद्र है, छोटका जात है, अजीब अजीब आदिवासी है, आदि मानव है, आर्य कहते थे। ये कहाँ से आए थे? तो अपना एक प्यारा सा हम भारत बनाते हैं, और देखिए आए कहाँ से, अब बसे कहाँ पे, है ना, आए कहाँ से और बसे कहाँ पे, इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे हो गया, मान लीजिए कि अपन भारत हो गया, ये वाला अपना भारत हो गया। चलिए अब थोड़ा देर के लिए देखिए आर्य कहां से, जहां से बाबर आया था, यहां से कहा जाता है कि आर्य, मैक्स मुलर ने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे। कौन से एशिया? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए, और एंट्री मारे इन्होंने, बड़ी चालाक थे। ये बोले कि हम वो जगह हम लोग जाके बसेंगे जहां नदी उदी बह रही होगी, ढेर सारी नदियां, फायदा ये होगा कि खेती करने में आसान रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ मध्य एशिया से आए, और आ करके आ रहे, यहाँ कोसी नदी बह रही थी, और कोसी नदी की बहुत सारी 6-7 गो सहायक नदी थी, तो 7 गो सहायक नहीं थी, तो इसीलिए इस जगहिया का नाम पड़ गया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त माने 7, सैंधव माने सिंधु हो जाएगा, सिंधु नदी, सप्त सैंधव प्रदेश। वैसे सैंधव माने वो नहीं होता है, लेकिन याद करने के लिए, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश, इस जगह को क्या बोलेंगे? तो आए कहाँ से? मैक्स मुलर ने अनुमान लगाया था। अब किसी को पता थोड़े है, क्योंकि उस समय कुछ था नहीं उतना, ये लोग आकर के वेद उद बनाए। तो इससे वैदिक पीरियड को हम लोग कहेंगे कि जिस समय वेद बना था उसी को वैदिक काल कहेंगे, इन्होंने ही बनाया था। और इस काल को ब्राह्मण युग भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण कहीं अपने यहाँ थे नहीं, ब्राह्मण कहीं से आए थे। इसके हिसाब से रियलिटी क्या है, बाकी आप कमेंट कीजिएगा। मैं किसी का बुराई और किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैक्स मुलर, बहुत देखिए अपने भारत के तो नहीं थे, लेकिन बाबू भारत के बारे में बड़ी चिंता करते थे। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ये भारत का तारीफ भी किए हैं, एक किताब लिखे हैं जिसको लेसन है, जिसका नाम है भारत से मैंने क्या सीखा। इन्होंने लिखा है कि हम भारत गए तो क्या सीखे, समझ आए। अब यहाँ देखिए मैक्स मुलर बोले थे कि ये मध्य एशिया से आए थे, तब तक बाल गंगाधर तिलक बाद में बोले बाग छोटा सा मध्य एशिया से ना आया था, ये कहां से आया था? तो ये आया था उत्तरी ध्रुव से, एक बार ध्रुव पर भेज दिए सीधे,
है कि नहीं। तो ये अलग अलग लोगों का मानना है। यहाँ से आए और आ करके बस गए, और जहाँ बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है, और इन्होंने सोचा कि अपन जीवन चलाना है ना, तो पहले इन लोगों का सबसे, ये लोग अपना अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था माने रुपया पैसा कमाने के लिए खेती किया, खेती। और हाँ, इनका प्रिय जानवर कौन था? प्रिय जानवर गाय थी। इन लोगों का मानना था कि अगर गायों के साथ कोई भी गलत करे तो डायरेक्ट उन्हें फांसी की सजा दे, और ये फांसी की सजा की जिम्मेदारी राजा की रहेगी। दूसरा बात, अगर हमारी कोई गाय भुला जाती है तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो महान आदमी है ना, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, राजा का काम है हमारा गाय खोज के देना। और जिसके घर में गायों की संख्या ज्यादा है वो बाप रे पूरे इलाका का सबसे अमीर आदमी कहलाएगा। किसने कहा था? ये आर्य लोग कहते थे। आर्य का आगमन कहाँ हुआ था बाबू? तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ आके बस गए? सप्त सैंधव प्रदेश में बच गए। अपन तारीफ किया ना। अब देखो, ये लोग बोला कि चलते हैं पूरे भारत में अपने जात अपने धर्म का प्रचार करने। तो कुछ लोग निकले इधर दक्षिण भारत के तरफ। कुछ लोग कहाँ निकले बाबू? कुछ लोग निकले दक्षिण भारत के तरफ, और कुछ एक आदमी गए जो उत्तर भारत अपने बिहार वहार वाला इलाका में पहुंचे कि भाई अपने यहाँ जा करके और क्या करे? प्रचार करे। तो जो दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने गए, माने आर्य बनाने गए, कुछ लोगों को बोले कि हमार अपना लो धर्म, बहुत जरूरी है ना, धर्म ना कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इधर आया उनका नाम था अगस्तस। इन्हीं के नाम पर अगस्त का महीना है, लोगों का मानना है। अगस्तस ऋषि, ये आए अगस्तस ऋषि। और ऊपरवा जौन गया, इनका नाम था गौतम राहुगढ़। गौतम बुद्ध नाम याद रख लो, गौतम राहुगढ़। अब देखो मामला का फंस गया। जानते हैं, ये तो आए ठीक है दक्षिण भारत में। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत का आर्यकरण तो अगस्तस ने, उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम। जब ये बिहार में पहुंचे, हम लोग तो थेथर नहीं होते हैं, पता है बिहार को बेइज्जती कर दी कि बिहार अछूतों की भूमि है, वहाँ कोई भी आदमी रहेगा अछूत है, छोटा जात है। क्योंकि पता है इस इलाका में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता था। ये बातें आप याद कर लीजिएगा। ये वाला जो इलाका है ना, इस इलाका में, इस इलाका को अपने आप को कहता था लोग कि हम समृद्ध हैं, सबसे विश्व में ज्ञानी हैं तो हम ही लोग हैं, ठीक है। इधर कहता था ये अछूत है, छोटा जात का है ना, आदिवासी है, इधर बेइज्जती करता था। जब गौतम राहुगढ़ बिहार में आए, तो बिहार में आने के बाद गंडक नदी पार कर रहे थे और दीप लेके सर पे या हाथ में लेके घूम रहे थे। तले दीपवा ढिमला गया, पनिया में गिर गया, बुता गया। अब कहे पता है अपने गंडक वाला नदिया में, तो बोले कि ये जो पटना वाला इलाका है ना, ये अछूतों की भूमि है। बताओ गलती ओकरे होगा, कोड़ों में ठेस लग गया होगा गौतम राहुगढ़ को। आई कह रहे पटना अछूतों के में, और आज भी ये गंगा को अपवित्र कर दिया। जब लोग बाबा धाम जाते हैं ना, तब पटना से जल नहीं लेते हैं, क्योंकि यही बोल के गया है अछूतों की भूमि। हम बोले क्या बोला? अछूत, चल निकल, ऐजा कोनो आर्य नहीं बनेगा, निकल। तो ही जानता है। तो कह रहे थे बेइज्जती वाला भी बात हो गया, ये तो ईगो पर बात ले लिया लोग, है ना, भगा दिए हम लोग गौतम राहुगढ़ को। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत, हम लोग उत्तर भारत में आए थे ऊपर, उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया था? उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था बाबू? तो अगस्तस ने किया था। याद रखिएगा। इनका प्रिय पशु कौन थी? गाय थी। जबकि सिंधु घाटी का पढ़ोगे तो वहां पे पहला जानवर गाय को माने हैं, और सिंधु घाटी में पहला जानवर एक सींग वाला जानवर होता है, एक सींग वाला गेंडा भी कह सकते हो, वो जानवर था ना, लेकिन इसमें गाय थी। इनका भाषा क्या था बाबू? तो इनका भाषा संस्कृत था। इस संस्कृत का प्रचार कर रहे थे। और बाद में देखिएगा आज भी पूजा पाठ होता है, ब्राह्मण लोग संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहते हैं। और हाँ, इन्होंने जितना नियम लगाया, मेरे हिसाब से वो नियम कुछ हद तक ठीक था, कुछ हद तक ठीक नहीं था, ठीक है। इन्होंने ये आए और देखो यही आके समाज को जात में बांट दिए। किसमें बांट दिए? जात में। पहले जब इनका एंट्री हुआ तो इन्होंने कहा कि समाज में सबसे पहले जो लोग हम लोग ज्ञान देते हैं तो हम लोग ब्राह्मण हैं, जो ज्ञान देगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। बोला कि अच्छी बात है। जो आदमी, सुनिएगा ध्यान से, जो आदमी
व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा ना, दुकानदारी, तो उसे वैश्य कहा जाएगा। जो आदमी किसी की रक्षा करेगा तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय। मैं आपको बताता हूँ, समाज को 4 हिस्सा में बांट दिए, और जो आदमी नौकरी करेगा उसे शूद्र कहा जाएगा। तो अच्छी बात है भाई, काम के आधारे पर ना बटा है। उसी तरह पहले के जमाने में एक ही गो घर में तब क गो जात रहते थे। मान लो कि एक ही घर में कोनो मास्टर है, तो मास्टर ज्ञान देता है ना, जैसे हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके लिए हम ब्राह्मण हैं। क्या है? ब्राह्मण है। जो ज्ञान दिया उससे ब्राह्मण कहा गया। तो एक ही घर में कोनो ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो ब्राह्मण हो गया। उसी घर में होकर बेटा कहीं नौकरी कर रहा है तो शूद्र हो गया, है कि नहीं? तो काम के आधार पर बांटा गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा कौन सा बाबू, ये जो भी सभ्यता आपका चल रहा था उसके 2 कालखंड हुए। कितना? एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ये जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। सुनिए ध्यान से, जो कि शहरी था, पहले शहरी था, बताओ, अब बाद में गांव का हो गया। यानी एक मतलब कि इससे भी पहले जो सिंधु घाटी था, वो लोग, वहां के लोग तो और तेज थे, लेकिन बांटे नहीं। ये ग्रामीण था। ग्रामीण माने गांव की सभ्यता, मान लो ग्रामीण। मेसोपोटामिया वगैरह बाद में पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी, और ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण। ऋग वैदिक, इसको 2 हिस्से में तोड़ा गया। ऋग वैदिक कब से? 1500 से लेके 1000 तक, ठीक है। और इसे कहते हैं उत्तर। कोई भी समय जब खत्म होता है ना, तो उसे उत्तर कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से लेके 600 तक चला है और बाद में खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें हुआ क्या बाबू, सुनिएगा ध्यान से। इसमें ये लोग बोला कि हम लोग समाज को 4 हिस्सा में बांट देते हैं। सबसे ज्यादा जो खेती वगैरह करेगा, नौकरी वगैरह करेगा, उसे हम लोग शूद्र कहेंगे। शूद्र, समझिएगा। जो लोग क्या करेगा, बातों को ध्यान से सुनिए, जो लोग व्यापार करेगा, व्यापार, उसे हम लोग वैश्य कहते हैं। अब बाद में इसी से वैश्या बना, जिस्म का व्यापार करने वाले को वैश्या का, तो व्यापार है ना, है ऐसा मेरा मानना है। आगे देखते हैं। जो लोग किसी की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, उसे क्या बोलोगे? क्षत्रिय बोला गया। और यही क्षत्रिय बाद में राजपूत बन गए। क्या बन गए? राजपूत जात का निर्माण हो गया। और जो लोग ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। लेकिन बाद में मामला गड़बड़ हो गया। सुनिए ध्यान से, बाद में कहा मामला गड़बड़ हो गया। अब सुनिए, जैसे मान लो आपके घर कोनो नौकरी करे, तो कहेगा तुम शूद्र हो, तो पीट देगा। क्या क्षुद्र कह रहा है? तो कहोगे ये अपने वेद में लिखा है। वेद कितने थे? 4। शुरू में 3 वेद, लेकिन अभी वेदों की संख्या, तो बाबू वैदिक काल में ही वेदों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसका नाम वैदिक काल पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, इसे ब्राह्मण युग भी कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम आपके लिए क्या है, कहेगा सर अभी के लिए जो शिक्षा देता है उसे ब्राह्मण कह सकते हो। उस समय जो रक्षा करता है, तो पुलिस या फिर आर्मी वाला, ये जितना भी है, ये सब राजपूत यानी क्षत्रिय बोला जाएगा। जो व्यापार करता है उसे वैश्य बोला जाएगा। बाद में यही जानते हो, तो ये हो गया काम के आधार पर, कर्म के आधार पर ये जात को बांटा गया था। लेकिन इसमें जब ये लोग आया, तो बाद में जानते हो, जो लोग ज्ञान देते थे वही आर्य लोग ही ज्ञान देते थे, वही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान समझता था लोग। तो बाद में जानते हो वो लोग क्या सोचा कि रे, मान लो कि हम लोग ज्ञान दे रहे, तो हम लोग का सब लोग इज्जत कर रहा है, सबसे ऊपर हम लोग हैं, ठीक है। अब एक काम करते, इसको जाते बना देते हैं, सीधे कह देते हैं कि नहीं, अब हमारा बेटो पैदा होगा ना, तो ओकरो को ब्राह्मणे आप लोग कहिएगा। कहे भाई, जिस जो पढ़ाएगा वो ब्राह्मण है। अब बाद में इसमें आते आते जात किस आधार पर हो गया बाबू? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर ये लोग जात बना लिया। जबकि पहले कैसे था कि आप जो काम कीजिएगा वो जात में आ जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए, पहले देखिए जात कैसे बना है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक नहीं समझ है तो ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा बैटरी भी देखता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि एकाएक बैठ जाएगा और आप लाइव है, आपको लग रहा है कि आप लाइव हैं, हम आपका लाइव देख भी रहे हैं, बैटरी अब बैठ गया ना, हमको पता भी नहीं चलेगा, हम ऐसे ही पूरा कहानी खत्म कर देंगे, है ना। तो इसीलिए हमको बार बार देखना पड़ रहा है। चलिए, अब जात बना कैसे, किसका जात कैसे? तो हुआ ये कि पहले के लोग काम करते थे, उस काम के आधार पर उसके जात का नाम। जैसे हुआ ये कि कोई व्यक्ति चमड़ा का काम किया, तो चमड़ा का काम किया, चमड़ा से ढोलक वगैरह भी बनता है, समझिएगा ध्यान से। तो ढोलक बनता है, तो मान लीजिए कि ढोलक बना, बहुत पैसा कमाई और बहुत पैसा, चमड़ा का काम करने वाले हो गए, पैसा वाला हो गए। तो उस घर के गार्जियन सोचे कि हम अपना घर के बेटी का वही घर शादी करेंगे जब ना घरवा में चमड़ा का काम होता है, ये पैसा ज्यादा है।
है ना। तो भाई उसी घर में शादी किया। उस घर वाले सोचे कि जौना घर के में चमड़ा का मतलब खेती नहीं काम होता है, उस घर में शादी करेंगे। और इस तरह से उस घर में लोग एक ही टाइप के व्यापार है भाई हर घर का, क्योंकि एक इलाका में भाई सोच लिया कि हमारे घर चमड़ा का काम होता है, कमाई ज्यादा है, बेटी सुखी रहेगी, चमड़ा का जहाँ काम होगा ओकरे घरे ब्याह करेंगे। और ऐसे चमड़ा के काम करने वाले लोगों का नाम रख दिया है चमार। क्या नाम रख दिया गया? चमार नाम रख दिया गया। इस तरह से काम के आधार पर जात बन गया। अब सुनिए, पहला इंजीनियर चमार को माना जाता है, चमार जाति को। मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा माने हुआ है। ऐसा इतिहास क्या होता है कि अतीत के बातों को बताता है, तो मानना है। जैसे मान लो कि कोई लोहा का काम किया, समझिएगा ध्यान से, तो वो सोचा कि लोहा का काम की तो सबसे महान काम है, क्योंकि लोहा की जिस दिन खोज हुई उसके बाद से लोग लोहा का मजबूत मजबूत हंसुआ हथौड़ी ये सब बनाने लगे, जिससे खूब अच्छा व्यापार चला। और बाद में यही लोहा से फैक्ट्री वगैरह बड़ा बड़ा बना, और बड़ा बड़ा फैक्ट्री से पूरे दुनिया आधुनिकरण हुआ, नया जमाना बन गया। कहाँ से कहाँ लोग फैक्ट्री लाके करोड़पति अरबपति बन गए। तो भाई लोहा का काम हम करें तो हम अपना घर की बेटी की शादी जिसके यहाँ लोहा का काम होगा उसके यहाँ करेंगे। और इस तरह से वो लोग वैसे ही लोहा का काम जिसके यहाँ होता है ब्याह करते गए, और बाद में जात का निर्माण हुआ लोहार। और उन्होंने ठान लिया कि जिसके घर लोहा का काम होगा उसके घर हम अपने बेटी का शादी करेंगे, और इस तरह लोहार जाति का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से पहले ये कर्म के आधार पर था और बाद में जात बन गया। क्या बन गया बाबू? जात बन गया। ये बातें आपको याद रखनी है, और मैंने वही चीजें यहाँ पे पढ़ा रखा है। यहाँ देखिए, मैंने आपको अभी जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया? अबे तू किधर गया? तो मैंने अभी जितना पढ़ा है, देखिए पहले तो मैंने ये पढ़ाया कि वैदिक काल 1500 से लेके 6000 तक। स्टार्टिंग में वेद वेद बना, जिस समय वेद बना उसी समय को वैदिक काल कहते हैं। आर्य आकर के निर्माण की। शुरू में 3 गो वेद था, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। साम वेद में संगीत की चर्चा, ना धिन ना, है कि नहीं, सामवेद में। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिचास, एक किताब पढ़ोगे तो चुड़ैल डाइन भूतिन इस सब की चर्चा है। वसी करना कहता है, हमारा वाला को कुछ खिया के अपना बस में कर लिए, तो जाइए हमें डाइन सीखिए अथर्ववेद में, है ना। वेद को 2 हिस्सा में तोड़ा गया, एक को ऋग वैदिक काल बोलते हैं, जिससे ऋग वैदिक काल में ही काम के आधार पर बांटा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वंश बन गया, इससे ब्राह्मण युग भी कहते हैं। कहां से आए थे? तो बाबू आर्य आए थे, आपको मध्य एशिया से, मैक्स मुलर का कहना था। वो आते आते जहां नदियां बह रही थी ना, सिंधु नदी 7-8 गो नदी, उनमें बस गए, इसलिए इस इलाका को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। आज का ये इलाका पंजाब से लेकर के अफगानिस्तान तक के इलाका को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। इतना दूर में बसे। यहाँ से आकर के इन्होंने अपने आर्य का प्रचार किया। अगस्तस मैंने बताया था, अगस्त, इन्हीं के नाम पर अगस्त महीना रखा है, लोगों का मानना है, ठीक है। अगस्तस ऋषि इधर दक्षिण भारत में आर्यकरण करके, आर्यकरण एगो गौतमवा आया बिहार को अछूत बोला, भगा दिए हम लोग, अब मारेंगे लोले मन टेढ़ हो जाएगा, है ना। तो गौतम राहुगढ़ क्या किए, इधर उत्तर भारत का आर्यकरण किए थे, उत्तर भारत का। और इन्होंने ही पटना को अछूतों की भूमि कहा है, अछूतों की भूमि। और इस इलाका में ज्यादा लोग रहते थे। और पता है जो लोग आर्य बन गए उनको तो सब बाप रे आप आर्य बन गए, अब बहुत मान है। आज जो लोग नहीं बोले उन्हें निम्न जाति का, द्रविड़ वाला इलाका है वो, आदिवासी, ये सब जितना भी इधर इलाका है द्रविड़ वाला, आंध्र प्रदेश उसके सब नीचे वगैरह, ये सबको अछूत वगैरह बोलता था लोग। नहीं तो आर्य बन जाओ, महान हो जाओगे, है कि नहीं। इनकी भाषा संस्कृत थी, आर्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मुलर का कहना था। ये ग्रामीण है, याद रखिएगा, इतना स्टैंडर्ड बन रहे हैं, ग्रामीण है, बताओ, सोच के देखो। प्रमुख जीव गाय था, गाय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अगर इनके साथ कुछ भी हो तो जो गलत कोई कर रहा है तो उन्हें फांसी दे देते थे एक ही बार में। अर्थव्यवस्था 2 गो, पशुपालन और कृषि से इनका जीवन चलता था। जिसके घर गाय ज्यादा उस सबसे अमीर। अब यहां देखिए, अगर आप सुनिए, वक्फ बिल समझते हैं? वक्फ बिल में धार्मिक जमीन लोग देते थे कि भाई धर्म के नाम पर जमीन दे देते, मैं डीपली नहीं बता रहा। उस तरह पहले भी लोग जमीन दान में दिए आर्यों को, आर्य माने पंडित जी लोगों को।
इस हिसाब से ब्राह्मण लोगों को, और बाद में वो जमीन देवदान भूमि बोला जाता था। अगर धार्मिक कार्य के लिए, धर्म के लिए जो आप जमीन देते हैं उसे क्या कहते हैं, देवदान भूमि। तो कुछ लोगों का गांव का मानना है, इसीलिए किसी किसी पंडित जी लोग का ज्यादा जमीन है कि यहाँ धार्मिक नाम पर पंडित जी लोग को लोग जमीन दे दिए, आज उनका बाल बच्चा राज कर रहा है, ऐसा मानना है। आपकी राय क्या है आप बताइएगा, है ना। पता है आर्य जब हल जोतते थे तो जो निशान पड़ता था, उस निशानवा को सीता कहते थे। देखिए सीता क्यों गुरुजी? क्योंकि जो राम है, भगवान राम, ऐसा माना जाता है उनकी उनकी पत्नी का नाम सीता था। सीता कहाँ से आई थी? तो कहा जाता है कि उनके पिता राजा जनक जब हल जोत रहे थे तो नीचे एक जमीन के नीचे मटका टकरा गया, उस मटका में एक बच्ची थी समझिएगा, उस बच्ची का नाम सीता रख दिया। यानी हल चलाते समय जो निशान दिखा उन्हीं को कहते हैं हम लोग सीता, समझ में। और अथर्ववेद में देखिएगा, जब वेद पढ़ोगे तो अथर्ववेद में, इसी वेदवा में गौतमवा जानते हो क्या बोला है? पटना को अछूतों की भूमि बोला है। क्या बोला है? पटना को अछूतों की भूमि बोले हैं। ये बातें आपको याद रखनी। कहिएगा हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आया? कहिएगा यस सर। अब सुनो, यहाँ पे आपको एक चीज बता दे, थोड़ा सा लेट से ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए। सुनिए, कमेंट करते रहिए, हम आपका कमेंट देखेंगे, याद हो जाएगा आपको। कमेंट देखिए, जितना कमेंट कीजिएगा बाबू ना, याद हो जाता है ना। अब देखिए, ये जो उस समय आर्य यहाँ आए, अपने आप को श्रेष्ठ बताए, संस्कृत भाषा बोलते थे, कहते थे मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। उस समय ये दुनिया पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक का मतलब, जब किसी से पूछा जाएगा तू केकर बेटा, तो आजकल लोग पापा का नाम बता रहे हैं, तो यही पापा का नाम बता रहे हैं, तो पितृसत्तात्मक। लेकिन बहुत पहले जब पूछा जाता था केकर बेटा, तो लोग मम्मी का नाम बताते थे। जैसे कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र, तो पहले मम्मी के लोग बताते थे नाम, इसीलिए मातृसत्तात्मक पहले था, आज भी पितृसत्तात्मक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से दो हिस्सा में जब हम इसको बांटे हैं, तो इसमें कर्म के आधार पर यहाँ बांट दिया गया था। क्या बांट दिया गया था? आइए आपको समझाते हैं और खुद समझते हैं। आपको जाति का विभाजन कैसे हुआ? कर्म के आधार पर। मैंने बोला था कि जो लोग नौकरी करेंगे उन्हें शूद्र, जो लोग व्यापार करेंगे उसे वैश्य, जो लोग किसी की रक्षा करेंगे उसे क्षत्रिय, और जो लोग किसी को ज्ञान देंगे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो पहले एक ही घर में कई वो जात, जो लोग मान लो ये घर में कोनो टीचर बन गया तो वो ब्राह्मण अपने आप को कहेगा। हम आपके लिए अभी क्या है? और सर आप पंडित जी हैं। हमने अच्छा, हम ना है पंडित जी, है कि नहीं। लेकिन पहले के हिसाब से, ऋग वैदिक काल के हिसाब से हम ब्राह्मण हैं। अगर आप नौकरी के चक्कर में तब शूद्र बनने वाले हैं, बिजनेस करेंगे तो व्यापार करेंगे, तो ये वाला चीजें हो गया। बाद में इसको किस में बदल दिया गया? वंश के आधार पर ये उत्तर वैदिक काल में बदल दिया गया। आइए, सिंधु नदी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि वहीं आके बसे थे। लेकिन एक और बात था, कि लोग नदिया का नाम वहां बदल दिया। सच में सिंधु को सिंधु रखा, लेकिन पता है ब्यास को बिपाशा बोला। बोला ब्यास नहीं भाई, एक नाम बिपाशा। बिपाशा एगो हीरोइन है, लग रहा है वो बड़ा हीरोइनिया को देखा था लोग का, है ना। आपको याद करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, कोई इसको गलत इंटरप्रिटेशन दिमाग में नहीं करेंगे, फिट करेंगे, है ना। अब देखिए, ब्यास को बिपाशा बोल दिया, बताइए। झेलम को बितस्ता बोल दिया। झेलम माने बाप रे करा के झेल रहे हैं, हमारे लिए विपत है। बीत तस्तता, बीत नहीं रहा है समय, ऐसा ऐसा नाम दे दिया। तो चलिए नदी के बारे में जानते हैं कि किसको ये लोग क्या नाम दिया है ना। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो गंडक नदी से शुरू करते हैं। पता है वही गंडक नदी जहाँ पे गौतम राहुगढ़ गए थे, अगले तले दियवा गिर गया तो बोले अछूतों की भूमि है। हमेशा गंडक नदी में आज भी पानी बहते रहता है, सदा बहते रहता है। तो इसे सदा, नीर सदा माने हमेशा, नीर माने पानी, सदा नीरा, यानी सदा के लिए बहते रहता है। तो इसे क्या कहेंगे? ये गंडक नदी को सदा नीरा बोला लो, समझिएगा ध्यान से। आइए, ब्यास, ब से ब्यास, अब ब से ब और स से, ब से शुरू हुआ, व से स पर खत्म हुआ। तब बिपाशा भी व से शुरू हुआ, स पे खत्म हुआ। तब बिपाशा बसु एगो हीरोइन है, तब ब्यास को बिपाशा बोला लो। झेल, बाप रे करा झेलिए रहे, ये तो हमारे लिए बीत नहीं रही है, बीतस्तता। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद हो गया होगा। 3 गो तो कौनों से याद हो गया होगा, 3 गो। सतलज को क्या बोला लो? सदुद्री, क्योंकि सतलज सत से शुरू होता है, और सदुद्री भी स आ त से शुरू होता है, सदुद्री बोला लो। तो 3 गो अगर नहीं याद हुआ तो जीना बेकार है, हैं?
सच में बता रहे हैं। अगर याद तुम लोग कमेंट पहले बाबू करो तो बताओ। चिनाव, ओह चुना रही है, थोड़ा चिनाव रहने दो। ब्यास से देखते हैं। ब्यास, ओहो ब्यास है सर, ब्यास को हम क्या कह दें? विपाशा, ब से शुरू हुआ है। झेलम, वितस्तता, है कि नहीं? याद रहेगा। सदा नीरा, सदा गंडक बहते रहती है ना, हमेशा सदा के लिए बहते रहती है, तो उसे गंडक को। राबी, राबी कहता है कि सुनो, रबिया का कहता है राबी नदी को हमरा के पूरी परोसो, पड़ोसी नदी कहते हैं। कौन? पड़ोसी नदी। ये बातें आपको याद रखना है। सतलुज को सदुद्री कहते हैं, और घग्गर को उलोप्पा का कहता था? सरस्वती नदी कहता था। घग्गर को क्या कहता था? सरस्वती। चिनाव को क्या कहता था? तो चिनाव को अस्तकनी कहता था। याद रखिएगा, चिनाव को अस्तकनी, इनामुआ याद नहीं होगा। चिनाव को अस्तकनी कहता था। ये बातें आपको रट लेना है। बड़ी चुना रही है तो मैं आपको बताऊं, कोई आदमी कहता है बाग हम ना जाएंगे, कहता है का चुना रहे हो, अस्कत पड़ रहा है, तो चुनाव को अस्तकनी, है ना, चुनाव को क्या कहोगे? अस्तकनी। समझ में आ रहा है ना? आपसे पूछा जाएगा आर्य चिनाव को क्या कहते हैं, तो कहेगा अस्तकनी। झेलम को वितस्तता, व्यास को विपाशा, गंडक को सदा नीरा, है ना, घग्गर को सर्वसती। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? कहेगा हाँ। तो आइए आइए हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। आपको कमेंट में, बाबू आपको हम आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, अगर हम बातें करें, थोड़ी सी बातें कर लें, थोड़ी सी अगर हम बातें कर लें, क्या बातें कर लें? घग्गर को क्या बोलोगे? तो घग्गर को हम लोग बोलेंगे सरस्वती, है ना। चिनाव को क्या बोलोगे? काहे चुना रही है? तो यहाँ पे चिनाव को अस्तकनी बोलते हैं। बड़ा अस्कतिया रही है, चुना रही है, ठीक है। उसके बाद से झेलम को क्या बोलोगे? झेलम को वितस्तता, वितस्तता बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में देवता को, कौन से देवता का काम क्या था। आइए, ये बड़ी पूछता है। यहां देखिएगा, इंद्र भगवान को ये लोग कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र भगवान को कहते हैं। और वेद में उनका नाम, इंद्र की चर्चा 250 बार, सबसे ज्यादा बार आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको मानते थे। ये वर्षा के देवता या युद्ध के देवता कहते हैं इंद्र भगवान को, युद्ध का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता कहते हैं। ये बातें आपको याद रखिएगा, ठीक है। अग्नि का नाम 200 बार लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा वेद में अग्नि का नाम 200 बार लिया गया है, 250 बार। वरुण किसे कहते हैं? तो वह से वरुण, और वह से वायु के देवता को वरुण ही लोग बोलता था। आज सोम के देवता को, आप याद रखिए, जंगल में जाइएगा, आज जंगल में जाकर लिख दीजिएगा सोमवार। तो सोमवार यानी सोम किसको कहा जाता था? जंगल को सोम कहा जाता था। ये बातें याद रखिएगा, सोम। अब देखिए यहाँ पे मारुत, मारुत तूफान का देवता, तूफान के देवता को मारुत कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ, बजरंग बली को मारुति कहा जाता है, एकदम तूफान की तरह उड़ते हैं। तो मारुत किसे? अच्छा देखिए ना, मारुति बड़ी तूफान की तरह नहीं चलती है, तो तूफान के देवता को। और रुद्र माने गुस्सा, ठीक है, तो क्रोध के देवता रुद्र को कहा जाता है। अब विष्णु भगवान को संरक्षक एवं पालन, विष्णु भगवान पूरे दुनिया का पालन पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें संरक्षण कहा जाता है। और हाँ, गाय के लिए जो युद्ध, अब सुनिए, अगर कोई गाय चुरा लिया है तो उसके लिए युद्ध किया जाएगा, उसे कहते हैं गविष्टि। गाय के लिए युद्ध को क्या कहते हैं? गविष्टि कहा जाता है। कमेंट कीजिए तो, गाय के लिए जो युद्ध हो रहा था उसे क्या कहा जाता है? गविष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? गविष्टि। और हल के निशान को सीता कहा जाता है। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? ना याद होगा तो फिर गजन हो जाएगा। यही है वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब जब वेद की शुरुआत हुई थी, वेद की शुरुआत इसी काल में हुआ था। 4 वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। अब आइए थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। वैदिक काल में क्या, किसको किसको और क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ा पद राजा का होता था। आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल में सबसे बड़ा, तो राजा महाराजा का जमाना था। राजा, इस राजा को लोग पहले चुनते थे। देखिए, ये नहीं कि आज राजा मर गया तो कर बेटा राजा बनेगा, नहीं, समाज, जनता चुनती थी। और जनता के लिए भी नियम था। जैसे गांव में देखिएगा तो कुछ गरीब वाला टोला होता है, कुछ अमीर वाला होता है। अमीर वाला हमेशा कहते हैं बा छोटका जतिया घरे मत जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार का वहां संगठन था पहले वैदिक काल में। एक था सभा, समिति और विदत। क्या बोलिएगा? सभा,
सभा के बाद समिति, सभा गरीबों का था, समिति तनी स्टैंडर्ड नाम है, तनी अमीरों का था। एगो हो गया विदत। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन, तो नाम रखो, सभा, समिति, विदत। सभा में निम्न लोगों का संगठन था, मीटिंग बैठता था। समिति में उच्च वर्ग का, और विदत सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। ये बातें याद रखिएगा। और इसमें 122 बार चर्चा है। वेद में कितना बार, देखो नया नया जो पढ़ने आता है लगता है रटने, 122 बार। इसकी चर्चा 8 बार दिया है, इसकी चर्चा 9 बार दिया है याद रखिएगा। और इसकी चर्चा 122 बार दिया है। वैदिक काल की सबसे छोटा गांव को, सबसे छोटी इकाई को हम लोग का, सुनिए, वेद में मान लीजिए गांव हो गया, सबसे छोटा इकाई को गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कम जनसंख्या है तो गांव। गांव में मुखिया लोग होता है ना, लेकिन उस समय मुखिया नहीं बोला जाता था। उस समय मुखिया को ग्रामिक बोला है, ग्रामीण नहीं, ग्रामिक। मुखिया जा रहे नहीं, ग्रामिक जी आ रहे, ग्रामिक जी को बैठने दीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल में सबसे छोटा जो गांव है उसे क्या बोला जाता था? सबसे छोटा इकाई को गांव कहते हैं, उसे ग्रामिक बोला जाता था। और सबसे बड़ा गांव था। अब बड़ा गांव में सुनिएगा ध्यान से, जो हेड बनेगा, मुखिया जो बनेगा, उसे राजन या राजा कहा जाता था। बड़े गांव को जन कहा जाता है। सुनिएगा मेरे बातों को ध्यान से, बड़े गांव को जन कहा जाता है, ठीक है। इस जन वाले आदमी को जो मेन रहेगा उसे राजन कहा जाएगा। जन से राजन, याद हुआ? कहिएगा हाँ सर याद हो रहा है। अब थोड़ी सी बातें हम करते हैं। दर्शन, दर्शन पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो टोटल वेद में 6 गो दर्शन हुआ। लोग अलग अलग तरीका से ज्ञान की प्राप्ति किए, अलग अलग। तो 6 गो किताब पढ़े। वैदिक काल में 6 गो दर्शन। पहले दर्शन का नाम था सांख्य, संख्या आएगा, सांख्य दर्शन। अब बताइए, कपिल शर्मा का कॉमेडी देखे हैं? हाँ देखिएगा, चट दे कौनों का जवाब देता है, मिनटों सेकेंडों एकदम नहीं लगता है, माने कम देर में, कम संख्या में वो जवाब देता है। सांख्य दर्शन को लिखा कौन है? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा नहीं, कपिल ने लिखा है। लेकिन न्याय, गौतम बुद्ध देखिएगा हमेशा एगो अंगुली माल था, अंगुलियां काट के गला में पहन लेता था, याद है? कहिएगा हाँ सर याद है। तो भाई जब भी आपसे पूछेगा न्याय, तो न्याय तो गौतम, वो माने गौतम बुद्ध नहीं है, लेकिन गौतम राहुगढ़ हो सकता है ना। योग, योगा कौन करता है? तो बाबू रामदेव बाबा योगा कराते हैं। अब पतंजलि बाद में आलू प्याज बेचने लगे, है ना जी। अरे योगा कराइए तो योगा कराइए, उसमें क्या दिक्कत है? अब आप कहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं, दवा खाने की जरूरत नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, पैर टूट जाए तो योगा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि अभी इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं चढ़ेगा तो मर जाएंगे, अब उनको कहो कपाल भाती मारो, हाँ हाँ मारो, तब तक मर जाएगा, है ना। जैसे होम्योपैथ का दवा है, मरने के बाद सेट करता है, ऐसा नहीं है। ये पतंजलि हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये जड़ से बीमारी को खत्म करता है, ठीक है, या फिर होम्योपैथ का। लेकिन ये टेंडम कोई घटना घट जाए उसके लिए नहीं है। अब टंगड़ी टूट गया है आपका, और उसके लिए आपका इस्तेमाल कीजिए होम्योपैथ का दवाई, मरने के बाद सेट करेगा। हार्ट अटैक आ गया, होम्योपैथ खिला रहा है, पतंजलि खिला रहे, अरे उसका जल्दी फास्ट ट्रीटमेंट किया जाए। तो रामदेव बाबा बहकी बहकी बातें कर लेते हैं, है ना। योग, योग सिखाते हैं पतंजलि वाले बाबा, तो ये बातें आपको याद रखना है ना। अब यहाँ देखिए कुषाण हो जाएगा। अब हम बात, इतना याद हुआ, 3 गो तो कौनों से याद हो जाएगा, आन्हरो होगा तो सुन के याद कर लेगा, है ना। सांख्य दर्शन कपिल का हो जाएगा। हाँ, कपिल बुद्ध की सबसे प्रिय किताबें थी, ये बातें याद रखना। वैसे कपिल देव सबको अच्छा लगता है ना, कॉमेडी अच्छा कर लेता है। न्याय दर्शन गौतम का था, योग दर्शन पतंजलि का था। 3 गो और दर्शन बचा हुआ है, जैसे उत्तर मीमांसा, मीमांसा यहाँ पे वद रायण को बोला जाता है, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा ये जैमिनी को बोला जाता है। आपको याद रखना है वद रायण, और ये क्या हो जाएगा? जैमिनी। कौन हो जाएगा? जैमिनी। मीमांसा याद रखिए, वाद और जैमी याद रखिएगा। वैसे मैं याद करा दे रहा हूँ, थोड़ा देर रुकिए। वैशेषिक दर्शन, जिसमें विश्व के बारे में अध्ययन, वैशेषिक दर्शन का कुषाण। आपको पता है कि कुषाद ने ही बोला था कि पूरा विश्व परमाणु से बना है, ये टाइप का कुछ बोला था, है ना। बाद में अलग अलग लोग आए, अणु परमाणु दुका दुका कर दिए, ठीक है। तो आपको मेन है 3 को याद रखना है। मीमांसा में याद रखना है, तो उत्तर मीमांसा किसने लिखा है बाबू? तो वाद नारायण और वाद रायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। एक और बात बोले, सुनिए, वैदिक काल में
पता है क्या मिला? मटका मिला। मटका माने बड़ा सा मटका, मिट्टी का बर्तन। उससे बोला गया धूसर, धूसर माने हल्का हल्का लाल, हल्का हल्का धूसर, चित्रित धूसर मृद भांड। वैदिक काल में क्या बोला गया? मटका को चित्रित माने ऊपर फूल बनाया गया था, चित्रित धूसर मृद भांड, यानी मृद भांड बोला गया था। इसका रंग लाल और काला होता है। ये देख लीजिए, ये कौन है? ऋषि योग दर्शन के पतंजलि हैं ये, ठीक है, पतंजलि ने लिखा है। ये बातें आपको याद रखनी है। आइए हम कुछ यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। पुराने जमाने में यज्ञ होता था, ओम स्वाहा फलाना ढेमकाना, लेकिन यज्ञ का कोई ना कोई वजह होता था, पूजा पाठ का वजह। सबसे खतरनाक वाजपेय यज्ञ। इसमें रथों का रेस लगाया जाता है। देखिए रथ रेस, वाजपेय। आज देखिएगा आजकल लड़का बाइक खरीद लेता है और खूब बिजोड़ रेस लगाता है, लोन पर बाइक खरीद लेगा, रेस लगेगा, जाके लड़के मर जाएगा, गाना बजेगा कैसी है अनहोनी, है ना, 2 दिन स्टेटस चलेगा। तो यहाँ देखिए, अच्छा है भाजपा माने बीजेपी, जानते हो ना, भाजपा, भाजपा, भाजपा वाला भी जब रैली निकालता है ना, तो पूरा का पूरा गाड़ी घोड़ा, पहले रथ था भाई, पूरा रथ के साथ निकालता है कि नहीं। तो वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? यह यज्ञ किस लिए होता था? क्योंकि रथ का रेस लगाना था, है कि नहीं, ये वाला। लड़का आजकल देखना बाइक का रेस लगाता है, जहां लड़की देखेगा ना गोए दे गड़िया लड़का निकालेगा, धाए दे छिछिल के गाड़ी गिर जाएगा, उसके बाद कहेगा ओह चोट लग गया का। ये मामला चलता है। अरे भाई आराम से जाओ, आराम से जाने का फायदा है, तुमको बता दे, आराम से जाओगे तो बढ़िया से देखिए लोगे और सही सलामत चले जाओगे। स्पीड जाओगे तो रिस्क भी है कि नहीं? हम गलत बात बोले तो बताओ। तो ये बाबू वाजपेय रथ के लिए। राजसेय यज्ञ कहे लिए होता, तो याद है बाहुबली भल्लाल देव, उस समय जब भल्लाल देव को राजा बनाया जाता है तो देखना उस वक्त यज्ञ कराया जाता है, जिसको राजा बनाने के लिए, राज्याभिषेक के लिए यज्ञ होता है। उस समय देखना कैसे कैसे सैनिक जमीनों पे मारता है लोग सब। कौन? यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपके भल्लाल देव, ये है बाहुबली, है ना, बाहुबली यहाँ पे पकड़े हुए हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राजसेय यज्ञ राज्याभिषेक के लिए होता है। और यहाँ देखिए सबसे खराब और खतरनाक, जिसको कहते हैं थेथरई। लेकिन हम चाहते हैं ना कि हम बैटरी बदल लें, सही रहेगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा, पीछे में बंद हो जाएगा, बदल लें। आप कमेंट कीजिए, है दोनों वाजपेय और राजसेय यज्ञ को कमेंट कीजिए। चलिए, अब सुनाई दे रहा है? अब तो सुनाई दे रहा होगा, बढ़िया से सुनाई दे रहा होगा, है कि नहीं बाबू? चलिए अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग ये देख ले। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या, ये थेथरई वाला है। कहीं थेथरई माने राजा क्या करता था, सुनिएगा ध्यान से। राजा क्या करता था कि मान लो कि हई पूरा है, यहाँ का राजा इस इलाका में जाएगा अपनी पूरी सेना के साथ, आ जाके यहाँ यज्ञ कराएगा, एगो घोड़ा रखेगा। ये रामायण में आपको देखने को मिलेगा। और घोड़ा को छोड़ दी, यज्ञ करा के छोड़ दिया जाएगा। वो घोड़ा जिस जिस इलाका में जाएगा, अगर कोई भी राजा इस घोड़ा को रोक लिया तो इस सैनिक के साथ इनके राजा का युद्ध करेगा। नहीं तो जहां जहां घोड़ा जाएगा, जितना दूर चला जाए, वो पूरा का पूरा इलाका इस ये जो यज्ञ करा रहा था ना उस राजवा का हो जाएगा। थेथरे एक नहीं, मान लो कोनो का घर में घुस गया, वो घर राजा का, वो इलाका राजा का। जो जो इलाका में जाएगा वो पूरा राज्य प्यार से दे दो, नहीं तो युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। तलाक है, उपाय है। घोड़वा को रोकने का क्या उपाय है? एगो घोड़ी रख दो, यो देख के मेहरा जाएगा, लेके चला जाएगा लो, है कि नहीं। दूसरा इलाका में घुसा दो, ये उपाय है, दूसरा कोनो उपाय नहीं है। न तो जहां जाएगा वहां पे। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? राज्य के विस्तार के लिए थेथरई किया गया यज्ञ को क्या कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, है ना। ये वाला था वाजपेय। तीनों यज्ञ समझ गए? तीनों यज्ञ समझ गए हैं? चलिए अब यहां देखिए, अब गौर से देखिए। यहाँ अब हम बातें करते हैं कुछ विदेशी यात्री के बारे में। किसकी बातें करते हैं? विदेशी यात्री। भारत में कुछ विदेशी यात्री आए थे जो भारत को खोजे, भारत के खोजे, भारत के बारे में तारीफ किए। बड़ी एग्जामों में पूछता है, सबसे पहले पूछता है
मेघास्तनीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है बाबू? मेघास्तनीज पूछता है। मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था, रट लीजिएगा, ठीक है। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। आपसे बोले था ना इतिहास के पिता हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखा है, लेकिन नेचुरल हिस्टोरिका बोलेगा ना तब प्लिनी याद रखिएगा। प्लिनी प्लान किया था कि प्राकृतिक, नेचुरल हिस्टोरिका वाला प्लिनी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा चाइनीज वाला पूछता है, ठीक है। ये तो बताए थे कि ज्योग्राफी का किसने, टालिमिया ने कितना था। अल बेरूनी का किताब का नाम किताबुले हिंद था। अल बहुत आदमी है जी खाली किताबें पढ़ रहे हैं, तो अल बेरूनी किताबुले हिंद, ठीक है। अब मार्को पोलो चीनी यात्री था, ठीक है। और इल मिलियन ये कभी नहीं पूछता, बस ये पूछता है मार्को पोलो कहाँ का था। तो सबसे ज्यादा चीन पीटौर है कि नहीं? चीन ना पीटौर है। तो मार्को पोलो की बातें आपको याद रखना है कि मार्को पोलो कहाँ का था, चीन का यात्री था, ठीक है। अब आते हैं चीन का कुछ और यात्री, ये लगातार चीन का है। एक का नाम था फाहियान, एक का नाम था हवेन सांग। ये खूब बढ़िया ऊपर है ना छाता लगा के इस तरह से आया था लो। हेने देखो रे, हेने देखो, छाता ऊपर लगा, पीठवे में छाता लगाया था लो। यहाँ देखिए फाहियान और हेनसांग, ये चीनी यात्री है लो। अब बात करें तो देखिए फाहियान की किताबों का नाम था फो क्यू की। हवेन सांग का नाम था, हवेन सांग की किताब का नाम था सी यू की। फर्स्ट से फाहियान, फर्स्ट से फो क्यू की, हवेन सांग का सी यू की। अब ये किसके समय में फाहियान आया था, किसके समय हवेन सांग? तो हवेन सांग हर्ष से, हवेन सांग हर्ष से हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक। और फाहियान चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जिसे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। ये भी एक चीनी यात्री है संयुगन। और इत सिंह पूछता है, इत सिंह आया आ करके एगो किताब था जेकर नाम था त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म वाला याद है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में किसकी चर्चा, विनय पिटक में बौद्ध धर्म कैसे अपनाना इसके बारे में लिखा गया है। तो ये तीनों पिटक के तीनों पिटक के 400 पंक्ति चोरा के लेके चीन चला गया है। कहाँ चला गया? चीन चला गया। इत सिंह तो कह रहा हम इतनी सुखी तो लेके गए हैं, इतनी सुखी चीन लेके चले गए हैं। 400 पंक्ति जब को लेके गया था बाबू। हवेन सांग ऑफ फाहियान पूछता है ये बात है। हवेन सांग चंद्रगुप्त में हवेन सांग का फो क्यू की, फाहियान का फो क्यू की और हवेन सांग का सी यू की किताबें हैं। आपको अभी कमेंट कीजिए ये वाला मार्को पोलो कहाँ का था और ये चारों। तो अब बताइए ये क्लासेज आपको कैसी लगी? पूरा का पूरा वेद खत्म, ऑब्जेक्टिव देखेंगे कल। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे बाबू, ऐसा मत सोचिएगा, ये कदाचित उचित नहीं है मेरे बाबू कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, कल एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट कीजिएगा तो हमारे अंदर मोटिवेशन जाएगा। और मैं बीएड का मैराथन लाने वाला हूँ। भले मैं लेट से आ रहा हूँ लेकिन मैं पूरा कंटेंट को रेडी कर रहा हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस तरह हमने डीएलएड में नंबर 1 स्थान लाया था पूरे के पूरे बिहार में रैंक 1, तो वैसे ही आपको भी बीएड में हम दिलाएंगे। टेंशन लेने बातें नहीं है। ज्ञापन एक ही वर्ड बोलता है कि ज्ञापन दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। कमेंट कर दो, लाइक को कर दो। कमेंट जितना कीजिएगा हमें खुशी मिलेगी। और मैं 2 से 3 दिन में पूरा इतिहास का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने को सोच रहा हूं, ताकि जल्दी ज्योग्राफी वगैरह खत्म कर दूं और आपका ये जो भी है रीजनिंग वगैरह खत्म कर दूं, है कि नहीं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए।